कैसे हो? एकदम बढ़िया। करें पढ़ना शुरू। क्या पढ़ रहे थे? शिक्षण विद्या। किसकी पढ़ रहे थे? साइंस की। कहां तक छोड़ा था कल? लास्ट हो गए थे। लिखो नंबर 1 व्याख्यान विधि। सबसे पहली शुरुआत करते हैं। लिखो बेटा व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। लिखो व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं मित्रों? व्याख्यान विधि, जो सबसे बड़ी आपको आती है। कोई ज्यादा माथाफोड़ी वाली बात इसमें है नहीं। चलो इधर ढंग से समझते हैं और सुनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्यान विधि यह एक सबसे कैसी विधि है मित्रों? प्राचीन विधि है, जो अपन कई सालों से परंपराओं से इसका उपयोग करते आए हो। इस विधि में शिक्षक पूरी तरह से क्या होता है बेटा? सक्रिय होता है। क्या होता है? शिक्षक पूरी तरह से सक्रिय रहता है। इस विधि में शिक्षक एक अच्छे वक्ता, या हम कह सकते हैं बेटा एक अच्छे भाषणकर्ता के रूप में काम करता है। और छात्र जो होते हैं वो बेटा मुख्य, यानी कि एकदम चुपचाप शांत मुख्य श्रोता की भांति व्यवहार करते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं व्याख्यान विधि। एक ऐसी विधि है जो सबसे प्राचीन विधि है, जिसमें शिक्षक पूरी तरह से सक्रिय रहता है। शिक्षक एक अच्छे वक्ता और भाषणकर्ता के रूप में काम करता है, और विद्यार्थी मुख्य मतलब बिना बोले श्रोता की भांति व्यवहार करते हैं। इस विधि में मित्रों एक कथन है जो मैंने आपको कल बातों बातों में बोला भी था, रविंद्रनाथ ठाकुर साहब का। याद भी होगा आप लोगों को। क्या था बताओ बेटा? हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष ज्ञान रूपी ओलों की बौछार करता है। किसकी बौछार करेगा? ज्ञान की। और किस रूप में? ओलों के रूप में। और छात्र मासूम पौधों की भांति। किसकी भांति बेटा? मासूम पौधों की भांति ज्ञान रूपी ओलों की बारिश को क्या करते हैं बेटा? सहन करते हैं। ओलों के थपेड़े को सहन करते हैं। यह कहा था मित्रों इस विधि के लिए, यानी कि इस विधि में शिक्षक ही सक्रिय होता है, इसके कहने का मतलब। और विद्यार्थी क्या होते हैं बेटा? निष्क्रिय। तो ज्ञान के थपेड़े को सहन कर ही रहे हो। मास्टर कैसा ऐसा होता है? मास्टर नहीं होता। हाँ सर। क्या होता है? तुम जानो सर, हम तो चुपचाप श्रोता है कि नहीं? यही विधि है। तो लिखो बेटा, इस विधि की परिभाषा लिखते हैं। लिखो यह प्राचीन, लिखो यह प्राचीन तथा, देखो यह प्राचीन विधि है। चलो ऐसे लिख दो, यह प्राचीन विधि है जिसमें, कोई बात नहीं, यह प्राचीन विधि है जिसमें शिक्षक पूरी तरह से सक्रिय रहता है। शिक्षक पूरी तरह से सक्रिय रहता है
इस विधि में शिक्षक एक अच्छे वक्ता, इस विधि में शिक्षक एक अच्छे वक्ता या भाषणकर्ता के रूप में कार्य करता है। तथा छात्र मुख्य श्रोता की भांति व्यवहार करते हैं। मुख्य श्रोता की भांति व्यवहार करता। लिखा बेटा, मुख्य श्रोता की भांति व्यवहार करते हैं। लिखो बेटा, एक अलग से लिखो, रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार कथन लिखो इस विधि में। रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, वही कह रहे हो आप, उसके अनुसार, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष, ज्ञान रूपी ओलों की बौछार करता है। छात्रों के समक्ष ज्ञान रूपी ओलों की बौछार करता है। ज्ञान रूपी ओलों की बौछार करता है तथा छात्र मासूम पौधों की भांति ज्ञान रूपी ओलों की बौछार को सहन करते हैं। ये कहा था मित्रों, किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने, कि भाई इस विधि में पूरी तरह से सक्रिय किसको बताया इन्होंने? शिक्षक को देख लो। और पौधे यानी कि मासूम बताया, यानी कि निष्क्रिय बताया, जिनकी मजबूरी है कि बारिश हो रही है और थपेड़े सहन हो रहे हैं। एक वैज्ञानिक और है, थॉमस रिस्क, सुना होगा नाम आपने इसका भी, थॉमस रिस्क साहब ने। थॉमस रिस्क ने भी व्याख्यान विधि के बारे में एक कथन दिया था। याद है किसी को क्या कहा था इन्होंने? तो सुनो पहले फिर लिखना। इन्होंने कहा बेटा, जो व्याख्यान है, कौन मित्रों? व्याख्यान, वो तथ्य जो भी फैक्ट होते हैं, कौमा सिद्धांतों, तथ्य सिद्धांतों व बहुत सारे अन्य संबंधों का क्या है? प्रतिपादन। संबंधों का क्या है मित्रों? प्रतिपादन है, जिसे शिक्षक सुनने वाले को समझाता है। सुनने वालों को क्या करता है? समझाता है। ये कहा था बेटा किसने? थॉमस रिस्क ने। क्या कहा? कि व्याख्यान जो है, जब मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूं तो विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों का, उसके अंदर सिद्धांतों का, नियमों का क्या है? आपस में संबंध है। तो मैं आपको कई सारे तथ्य बताता हूं। कोई भी शिक्षक पढ़ाते हुए फैक्ट बताता है, तथ्य लिखाता है, साथ में नियम लिखाता है,
और नियम और तथ्यों के संबंध जोड़ के उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास करता है। ये कहा था किसने मित्रों? थॉमस रिस्क ने। तो सीधा कहा कि व्याख्यान है वो तथ्य, फैक्ट, सिद्धांत, रूल का क्या है बेटा? इनके बीच संबंधों का क्या है? प्रतिपादन। जो शिक्षक क्या करेगा? सुनने वाले को क्या करता है? समझाता। तो मैंने आपसे बोला कि व्याख्यान विधि जिसमें शिक्षक सक्रिय होता था, एक तथ्य हुआ कि नहीं हुआ, एक फैक्ट नहीं हुआ कि नहीं हुआ, और जिसमें छात्र मुक्त शांत रूप से सहन करते। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको तथ्य बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, और इनको बीच बीच में आपस में जोड़ करके उदाहरण देकर बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आप एकदम शांत भाव से उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो बताओ, सुनने वालों को समझा रहा हूं नहीं समझा रहा हूं? ये कहा था किसने? थॉमस रिस्क ने। एक वैज्ञानिक और है बेटा जिसका नाम है जेम्स एमबी। सुना होगा आपने, साइको के अंदर आता है अक्सर। कौन सा वैज्ञानिक है बेटा? जेम्स एमबी। लिख दो शॉर्ट में। बेटा जेम्स साहब ने कहा कि व्याख्यान जो होता है, क्या कहा बेटा इन्होंने? व्याख्यान विधि में औपचारिक, क्या होगा बेटा? औपचारिक व पूर्व नियोजित, औपचारिक व पूर्व नियोजित प्रकरण को या कोई भी समस्या को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। छात्र समक्ष क्या करते हैं बेटा? प्रस्तुत करते हैं। यह कहा था किसने? जेम्स एम्बी। याद करो, मैं आपके सामने आ रहा हूं तो मेरा जो मैटर है वो कैसा है बेटा? औपचारिक है या अनौपचारिक है? औपचारिक है। फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? फॉर्मल है। कैसे बेटा? कैसे? क्योंकि मेरा समय निश्चित है। मैंने पढ़ाने से पहले व्याख्यान को तैयार किया है और मैंने बकायदा ये डिसीजन लिया कि मुझे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। और ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व पहले से नियोजित यानी कि प्लानिंग के साथ हो और निश्चित समय में पूरी होती हो, उस प्रक्रिया को, उस कार्य को हम औपचारिक काम कहते हैं। तो व्याख्यान के अंदर चाहे कोई भी शिक्षक आएगा तो उसका व्याख्यान पहले तैयार होना चाहिए, और वो यहां आकर सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है, सिर्फ औपचारिकता निभाता है, बाकी पहले से तैयार है कि क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है। होगा कि नहीं होगा मित्रों? और अगर पहले से नियोजित नहीं होगा, विषय वस्तु का चयन नहीं होगा, तो व्याख्यान जीरो होगा। व्याख्यान विधि की सफलता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी बेटा विषय वस्तु का चयन। किस पर निर्भर करेगी बेटा? विषय वस्तु के चयन पर। और दूसरी निर्भर करती है प्रस्तुतिकरण के ढंग पर। किस पर बेटा? प्रस्तुतिकरण के ढंग पर, प्रेजेंटेशन पर निर्भर करती है। बताओ सही है या गलत? अगर विषय वस्तु स्थायी है, विषय वस्तु में निश्चितता है, बार बार चेंजेस नहीं हो रहा है, फैक्ट सही है, और दूसरा शिक्षक का प्रस्तुतिकरण करने का ढंग अच्छा है, प्रभावशील है, सरल है, रुचिकर है, तो ही व्याख्यान विधि प्रभावी होगी, अन्यथा व्याख्यान विधि प्रभावी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है, बट उनके अंदर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करने का कौशल नहीं होता है। और कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको प्रस्तुतिकरण अच्छा आता है लेकिन विषय वस्तु का चयन सही नहीं है, और जब तक इन दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक व्याख्यान विधि प्रभावी नहीं होगी। तो प्रश्न आपसे पूछ ले, बताओ व्याख्यान विधि की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो विषय वस्तु के चयन पर और प्रस्तुतिकरण के ढंग पर। होगी कि नहीं होगी? तो बेटा मैं कौन सी विधि पढ़ा रहा हूं? व्याख्यान विधि, जिसमें कौन सक्रिय होगा? शिक्षक। छात्र क्या रहेंगे? निष्क्रिय। और शिक्षक एक भाषणकर्ता के रूप में भी काम करता है और छात्र मुख्य श्रोता की भांति काम करते हैं। इस विधि में शिक्षक
ज्ञान के ओलों की बौछार की, इसका मतलब पूरी कक्षा में छात्रों की विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कोई ध्यान नहीं रखा, भले ही मंदबुद्धि हो, भले ही प्रतिभाशाली हो, भले ही मध्यम हो, सबका मालिक एक है, जो इस विधि की एक बहुत बड़ी कमी है कि नहीं बेटा? इस विधि में जो शिक्षण होगा वो तो बहुत तीव्र गति से होगा। इस विधि में एक ही शिक्षक कम समय में बहुत बड़े छात्रों के समूह को पढ़ा सकता है। इस विधि में सबसे कम खर्चा होता है, न्यूनतम खर्चीली विधि है। एक श्यामपट ले आओ, एक चौक ले आओ, बच्चों को बिठा दो और पढ़ाना शुरू कर दो, ज्यादा आवश्यकताएं नहीं होती है। इस विधि के चरण कितने होंगे बेटा? बेटा अलग अलग शिक्षक द्वारा अलग अलग विषय में इसके चरण भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं इसके चरणों की बात करूं मेरे साइंस के अनुसार, तो बेटा सबसे पहला चरण होगा व्याख्यान तैयार करना। क्या करना पड़ेगा? व्याख्यान को तैयार। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? या सीधा आके बोल दूंगा? बोल दो तो फिर चले जाओगे। पढ़ाने से पहले आपको क्या करते हो? है बेटा? है व्याख्यान को तैयार करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन कौन है इसमें? विषय वस्तु। कौन है? और बेटा विषय वस्तु अगर सही नहीं हुई, विषय वस्तु का चयन सही नहीं हुआ, विषय वस्तु सटीक नहीं हुई। देखो विषय वस्तु में भी दो बातें हैं। एक तो बहुत सारी रामायण हो जाए, ऐसा होता न ऐसा होता न वैसा होता न वैसा होता न, बच्चे क्या होता 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 होने दो। और ये कहता चलो टक 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 टक, तो भी ये सर क्या है? एक आए ऐसा होता है इसलिए इसको ऐसे कहते हैं, इसलिए ये ऐसा है। और थोड़ा सा व्याख्या भी हो, फैक्ट भी हो, नियम भी हो, मतलब मिला जुला वैसे वस्तु होनी चाहिए। इसके लिए घर पे बैठ के क्या करना पड़ेगा? व्याख्यान को तैयार। तो जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाओ तो सबसे पहले क्या करना? व्याख्यान। पर कई बार धोखा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सटीक और होशियार भी रहना पड़ता है। जैसे आपसे कह दिया कल आपको राणा महाराणा प्रताप पढ़ाना है, और जैसे ही क्लास में आते हो सॉरी भूल गए पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाना है, तो याद रखना थोड़ा सा सटीक मैटर रखना हर चीज का। कोई भी नहीं, लो आओ तुम बोलो क्या पढ़ाना है। तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? व्याख्यान को तैयार करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? लो मैंने व्याख्यान तैयार कर दिया और आ गया, अब क्या करूंगा? क्या बातें करोगे? हैं? क्या करूंगा? प्रस्तुतिकरण। और आप क्या करोगे? सुनोगे और ग्रहण करोगे। तो बताओ प्रस्तुतिकरण और ग्रहण करने में कोई अंतर है क्या? है? कैसे? दोनों साथ साथ चलते हैं। इस विधि में प्रस्तुतिकरण हो रहा कि नहीं हो रहा मेरा, और आप ग्रहण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कि मैं प्रस्तुतिकरण करके बैठ जाऊं फिर तुम ग्रहण करोगे? तो याद रखना दूसरा प्लान क्या होगा बेटा? चरण क्या होगा? शिक्षक द्वारा क्या होगा बेटा? शिक्षक द्वारा क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। और छात्रों द्वारा क्या होगा? ग्रहण। दोनों प्रक्रिया क्या चलती है? साथ। कब? हमारे यहां साइंस में चल रही है कि नहीं चल रही है? मैं फिर कहता हूं अलग अलग विषय में अलग अलग कह सकते। दूसरा प्यारे मित्रों, फिर इसका क्या होगा? मूल्य का अंकन। क्या करोगे? मूल्यांकन। तो सबसे सटीक सबसे तेज गति से शिक्षण वाली विधि है, जिसमें 3 चरणों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। लिखा दूं? याद हो गया? वापस पढ़ने की जरूरत है? याद हो जाएगा ना? साथ में मैंने डेफिनेशन भी लिखा दी है जो आती है। लिखा दूं? लिखो दूसरा। पहली डेफिनेशन लिख दी ना किसकी? रविन्द्रनाथ साहब की। दूसरी लिखो थॉमस रिस्क के अनुसार। अरे लिखो, क्या गले कर रहे हो बैठे बैठे? मार साहब हो, मार साहब। और मास्टर का पहला गुण होता है संयम और समझदारी, इसी में वफादारी। लिखो इधर, लिखो थॉमस रिस्क। लिखा? लिखो
इनके अनुसार व्याख्यान, लिखो बेटा, व्याख्यान तथ्य सिद्धांतों व व्याख्यान तथ्य सिद्धांतों व अन्य संबंधों का प्रतिपादन है। अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिसे शिक्षक सुनने वाले को, जिसे शिक्षक सुनने वालों को समझाता है, जिसे शिक्षक सुनने वालों को समझाता है। ये कहा था किसने बेटा? थॉमस रिस्क ने। फिर लिखो बेटा, जेम्स एमबी के अनुसार, जेम्स एमबी, नहीं पता मुझे, लिख दो, ये याद रख लो तो ही बहुत है। जेम्स एमबी लिखो बेटा, लिखो, व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि होती है, व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें औपचारिक व पूर्व नियोजित प्रकरण, औपचारिक व पूर्व नियोजित प्रकरण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये कहा था मित्रों किसने? जेम्स साहब ने। किसके लिए? तो हम कहेंगे व्याख्यान विधि के लिए। बेटा, व्याख्यान विधि को कथन विधि भी कह सकते हो, सेंटेंस मेथड। कौन से विधि कहते हैं इसको? कथन विधि। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं आपके सामने किसका प्रयोग कर रहा हूं? कथनों का ही तो प्रयोग कर रहा हूं। वाक्य बना बना के तो आपको बता रहा हूं और मेरे आप कथन ही तो सुन रहे हो। तो ध्यान रखना बेटा, इसको कैसी विधि कह सकते हैं? कथन विधि। और इस विधि की सफलता मुख्य रूप से कितनी बातों पर निर्भर है? दो। कौन कौन सी? विषय वस्तु का चयन और प्रस्तुतिकरण का ढंग। बताओ होगी कि नहीं होगी? देखो, पहला पॉइंट, विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं हो बहुत सारी लंबी हो और ऐसे भी नहीं हो कि शॉर्ट हो, मध्यम स्तर होना चाहिए। हर एग्जाम के लेवल के अनुसार होनी चाहिए। अब जैसे यहां प्रश्न है 4, नंबर है 8 और मैं इसको लंबा चौड़ा रामायण गाऊं जैसे राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह, तो मैं आपके सिलेक्शन में बाधक हूं। और अगर राजस्थान हिस्ट्री वाला आकर के मेरे जैसा पढ़ा दे 5-10 घंटों में, तो वो आपके लिए बाधक है। यानी कि विषय वस्तु हमेशा चयन करते समय उसका स्तर, उसका लेवल, उसका नंबर ध्यान रखना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? नहीं तो सिलेक्शन में अच्छा पढ़ना भी बाधक हो जाता है अगर आपने हद से ज्यादा समय लिया तो। क्योंकि आप 4 में से 4 करके भी कौन सी 9 के 13 कर दोगे? सिलेक्शन तो ओवरऑल नंबर से होगा। तो लिखो बेटा, इस विधि को कथन विधि भी कहते हैं। इस विधि को, एक लाइन लिखो, इस विधि को कथन विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि बेटा? कथन विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक द्वारा कथनों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक द्वारा कथनों का प्रयोग किया जाता है।
अब एक भाई मेरे को कह रहा है कि सर इसको व्यास विधि भी कहते हैं, तो उसको मैं कहना चाहूंगा व्यास है, आश्रम है, गुरुकुल है, ये आपके हिंदी और संस्कृत वाले सर बात करेंगे, हमारे साइंस में व्यास जी नहीं आए हैं। नेक्स्ट, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, तरीका वही होगा, विधि वही होगी, बस दोनों के कथन और कहने में थोड़ा सा फर्क होगा। यही तो अंदाज और अलग होगा जो आप दोनों को हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, बढ़े आगे। लिखो, इस विधि की सफलता मुख्य रूप से निम्न बातों पर निर्भर करती है। इस विधि की सफलता मुख्य रूप से निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन। और नंबर 2, प्रस्तुतिकरण का ढंग। विषय वस्तु का चयन और प्रस्तुतिकरण का ढंग। तो बेटा 2 बातों पर निर्भर करती है। लिख दिया होगा सबने। बढ़े आगे। लिखो बेटा, इस विधि के चरण, सोपान या स्टेप। लिखो, चरण या चरण को क्या कहते हो आप? सोपान या सोपान को क्या कहते हो? चर या चर को क्या कहते हो? स्टेप। चर कह दो, सोपान कह दो, चरण कह दो या स्टेप कह दो, एक ही बात है बेटा। हर बार मैं चर सोपान नहीं लिखूंगा, चरण एक चीज लिखूंगा कोई भी, एक बार मैंने सब शब्द एक साथ लिख दिए हैं। तो कभी भी आ जाए चरण, कभी भी आ जाए सोपान, कभी भी आ जाए स्टेप, तो सबका मालिक एक है। हो जाएगा? नेक्स्ट लिख दो बेटा तीनों चरण शॉर्ट में सीधे। लिखो, सबसे पहले नंबर 1, व्याख्यान को तैयार करना। कौन करेगा? विद्यार्थी, शिक्षक। हाँ, बस यही चाहता था। लिखो, व्याख्यान को तैयार करना। दूसरा लिखो, शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण। शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण व छात्रों द्वारा ग्रहण। और तीसरा लिख दो, मूल्यांकन। नेक्स्ट हो गए चरण। अब लिखो आगे, इस विधि में विशेषताएं। पहले व्याख्यान विधि की लिखो बेटा विशेषताएं। विशेषताएं याद रखना मित्रों, आजकल के प्रश्न विशेषता और कमियों से ही आते हैं। सत्य असत्य कथन आते हैं और वो सत्य असत्य कथन हमेशा कहां से होंगे? विशेषता या कमी से होंगे। तो लिखो बेटा इसकी विशेषताएं। पहले विशेषताएं लिखा रहा हूं, फिर कमियां लिखेंगे। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है? न्यूनतम खर्चीली विधि है कि नहीं है बेटा? सबसे कम खर्चा अगर किसी में होता है तो वो कौन सा है? व्याख्यान विधि। लिखो पहला पॉइंट, न्यूनतम खर्चीली विधि। खर्चा सबसे कम होता है। न्यूनतम खर्चीली विधि है कि नहीं है? एक ही शिक्षक कई सारे बच्चों को पढ़ा के खर्चा कम कर सकता है। नेक्स्ट, दूसरा बेटा, जब खर्चा कम होगा तो श्रम और मेहनत, तीव्र गति शिक्षण होगा कि नहीं होगा? लिखो बेटा, तीव्र गति शिक्षण। न्यूनतम खर्चीली लिख दिया होगा आप सबने। खर्चा सबसे क्या होता है बेटा? कम। तीव्र गति शिक्षण, शिक्षण कैसे होता है बेटा? तीव्र गति से होगा तो क्या होगा? है तो पाठ्यक्रम समय पे पूरा नहीं रहेगा, अधूरा।
लिखो, पाठ्यक्रम समय पे पूरा। अरे भाई तेज पढ़ोगे तो पाठ्यक्रम होगा कि नहीं होगा? पाठ्यक्रम समय पर पूरा। और क्या होगा बताओ? हैं? और क्या विशेषता है आपके अनुसार? लिखो, एक ही शिक्षक द्वारा बड़े छात्रों के समूह को पढ़ाया जा सकता। एक ही शिक्षक द्वारा, एक ही शिक्षक द्वारा बड़े छात्रों के समूह को पढ़ाया जा सकता है। हाँ, हुक्म छात्रों के बड़े समूह को ही पढ़ाएगा। सर व्याख्यान विधि किसने दी? जनक नहीं है बेटा। व्याख्यान विधि का जनक का कोई जिक्र नहीं करना है। सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है और भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर किसी विधि का उपयोग होता है तो वो है बेटा व्याख्यान विधि। लिखो, अच्छा इस विधि से बालक में कौन से कौशल का विकास होगा? कौशल कितने हैं? कौन कौन से? सुबोपल्ली याद है बेटा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अर्थ ग्रहण पक्ष कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। कैसे ग्रहण करते हो? सुनकर या पढ़कर। और कैसे वापस बताते हो? बोलकर या लिखकर। तो ये तो हो गए ग्रहण पक्ष, ये हो गई अभिव्यक्त पक्ष। अभिव्यक्त करते हो ना? हाँ तो ठीक है। तो बेटा इसमें कौन सा पक्ष बढ़ेगा? श्रवण कौशल का विकास, सुनने वाले को। क्योंकि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? वक्ता वक्ता ही रह जाता है कई बार शिक्षक। कई बार शिक्षक इसमें क्या रह जाता है? वक्ता वक्ता ही। वक्ता वक्ता नहीं, वक्ता वक्ता ही। ये तो कमी में बताऊंगा बेटा, अभी तो मैं पॉजिटिवनेस ढूंढ रहा हूं इसमें। तो लिखो, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होता है, सुनने की क्षमता बढ़ती है। और आप जैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खतरनाक कौशल विकसित है। लिखो, श्रवण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट लिख दिया बेटा? और बताओ कोई विशेषता जो आपके मन में हो? हाँ लिखो, याद आई, बड़ी कक्षाओं में उपयोगी। मतलब लेवल में, हाँ संख्या नहीं, उच्च कक्षाओं में उपयोगी। लिख दो सर, उच्च कक्षाओं में उपयोगी। लेक्चर मेथड पढ़ा था कॉलेज में। उच्च कक्षाओं में उपयोगी। नहीं, इस तरह नहीं, रटने पर जोर देती है इसलिए नहीं लिखना है। हाँ लिखो बेटा, इसमें लिखो, इसमें यार बुला दिया, एक बहुत ढंग की चीज सोची थी मैंने, पता नहीं क्या था, निकल गया। याद आने दो वापस। हाँ लिखो, इसमें यदि शिक्षक दक्ष वो अनुभवी है। लिखो, इसमें यदि शिक्षक दक्ष निपुण आपके तरह दक्ष और अनुभवी है तो छात्रों में क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास, कौमा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का क्या होगा मित्रों? विकास। कि मैं भी पढ़ सकता हूं, मैं भी पढ़ा सकता हूं। शिक्षक को देख करके प्रेरित होते हैं विद्यार्थी। बल्कि शर्त है, शिक्षक कैसा होना चाहिए? अनुभवी और दक्ष। अच्छा भाषण करता भी होना चाहिए, अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। नेक्स्ट हो गई बहुत सारी। अब लिखते हैं थोड़ी सी कमियां। लिखा दूं? क्या बोला? तो लिखो फिर कमी। लिखो बेटा कमियां। कमियां तो वो कमी हुई ना, विशेषता कैसे हुई? लिखो, अरे मैं होश और आवाज के साथ बोल रहा हूं। लिखो कमियां। किसकी कमियां है बेटा? व्याख्यान विधि की कमियां। लिखो नंबर 1,
बताओ कैसी विधि है? लिखो अमनोवैज्ञानिक विधि। लिखो अमनोवैज्ञानिक, ये कमी है। अमनोवैज्ञानिक विधि। तो अमनोवैज्ञानिक होगी इसलिए कैसी है? लिखो शिक्षक प्रधान विधि। शिक्षक केंद्रित, प्रधान कह दो या केंद्रित एक ही बात है। लिखो बेटा शिक्षक केंद्रित विधि। नेक्स्ट लिखो रटने की प्रवृत्ति का विकास, क्योंकि बच्चा केवल सुनता और लिखता है। रटने की प्रवृत्ति का विकास, भाई सीधा याद ही करता बच्चा, खुद काम कहां कर रहा है, तो रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है इसमें। और लिखो कई बार शिक्षक केवल वक्ता ही रह जाता है। लिखो कई बार शिक्षक केवल वक्ता ही रह जाता, केवल भाषण करता ही रह जाएगा, वक्ता वक्ता ही रह जाता है। कई बार शिक्षक केवल वक्ता ही रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा? वक्ता। लिखो नीरस व शुष्क शिक्षण, कई बार रस आता ही नहीं है। नीरस व शुष्क, लिखो बेटा नीरस हो जाता है, शुष्क, बच्चे कोई लेना देना नहीं, मास्टर जाने मास्टर का काम। लिखो बेटा कई बार शिक्षक जब दक्ष नहीं हो तो क्या रह जाता है? नीरस, कोई रस नहीं, और शुष्क, कोई अच्छा नमी नहीं, कोई। चलो हाँ हाँ, वो तो हो गया ना, शिक्षक सक्रिय मतलब भी उल्टा हो गया, छात्र निष्क्रिय। हाँ है। देखो छोटी कक्षाओं में कम उपयोगी, अनुपयोगी नहीं लिख सकते, कम उपयोगी। छोटी कक्षाओं में कम उपयोगी, आजकल पढ़ाते तो है ही है। देखो छोटी कक्षाओं में कम उपयोगी, या अनुपयोगी भी लिख दो, पर मेरे ज्यादा बेटर आंसर रहेगा कम उपयोगी। भाई ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है, जबरदस्ती पढ़ा तो लो, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो ये हो गई इसकी कमियां, और पहले हो गई इसकी विशेषताएं। अब लिखो बेटा व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने के उपाय। व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने के उपाय। व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने के उपाय बताओ बेटा, क्या उपाय होंगे? ऐसा क्या करोगे कि व्याख्यान विधि बहुत सारी प्रभावी हो जाए? है बेटा बताओ, प्रभावी बनाने के क्या उपाय हो? अब कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पहले मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कस करना है, ताकि आपको सिर्फ एक बार देखना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रही। मित्रों इधर या तो हुआ ना जो मैंने पढ़ाया, बताओ कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? क्या वापस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? देखते कर लोगे ना? तो बेटा दोस्त में एक लाइन बहुत शानदार थी जो नहीं लिखी, छोड़ो अगर जगह है तो। देखो इसमें छात्र विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। देखो इसमें छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। कमी में लिखो बेटा छात्र विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। सबका मालिक एक है। छात्र विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। किसमें? व्याख्यान विधि में। क्या है ये? कमी। जो भी नेगेटिव होता है वो हमेशा कमी होगा। नेक्स्ट, अब आओ वापस इसको प्रभावी बनाने के उपाय बताओ बेटा, क्या उपाय होंगे? सबसे पहला प्रभावी बनाने के उपाय। सबसे पहला उपाय है बेटा, नंबर 1 मैं बोलूंगा, समझाऊंगा और एक साथ फिर पूरी लिस्ट बनाऊंगा, इसलिए 2 मिनट रुकना, ज्यादा समय नहीं लूंगा लंबा चौड़ा। सबसे पहला उपाय है कि हमने एक कमी लिखी थी कि शिक्षक केवल वक्ता ही रह जाता है, इसलिए शिक्षक को केवल वक्ता नहीं रहना है, बल्कि क्या करना है बेटा, शिक्षक को बीच बीच में श्याम पट का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग बेटा?
श्याम पट का उपयोग करेगा तो बकता नहीं रहेगा, थोड़ा लिखता भी रहेगा। होगा कि नहीं होगा? तो बीच बीच में क्या करना चाहिए? श्याम पट का उपयोग। और बेटा उसको आवश्यकता अनुसार, किसके अनुसार बेटा? जितनी आवश्यकता उतनी, हाँ, आवश्यकता अनुसार वह उचित सहायक सामग्री का क्या करना चाहिए बेटा? उपयोग करना चाहिए। बताओ, एक तो मैं केवल बोलूं और साथ में आपके डायग्राम लेकर बता दूं, नक्शा लेकर बता दूं, चार्ट लेकर बता दूं, प्रोजेक्ट लाऊं, तो बच्चों के अंदर और बढ़िया क्या होगी मित्रों? रुचि, जिज्ञासा। क्या बात है मास्टर ने ये कॉकरोच इतना बड़ा कर दिया। छोटी कक्षा की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। होगा कि नहीं होगा? अरे कॉकरोच लाए मार साहब, कॉकरोच, अच्छा अच्छा क्लास में चलते हैं, आज कॉकरोच काटते। साइंस में, मैं तो साइंस की बात करूंगा। समझ में आया बेटा? तो विषय वस्तु क्या बनेगी? रोचक। क्या बनेगी बेटा? तो बताओ, एक शब्द में उत्तर दो। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा कक्ष में क्यों करना चाहिए, तो विषय वस्तु को एक शब्द में अगर उत्तर देना हो तो सबसे बेस्ट होगा रोचक बनाने के लिए, कि उससे विद्यार्थियों में क्या बढ़ती है? रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो शिक्षण सरल होगा। होगा कि नहीं होगा? चल आज कॉकरोच के पंख देखते हैं कितने होते हैं। होता है कि नहीं होता है? आज कॉकरोच की टांगे काउंट करेंगे। और मेरे जैसे मास्टर के बताओ, कॉकरोच बोल के आपने कभी देखा? वो एक जाला बनाता है। जाला कौन बनाता है? मकड़ी। तो बताओ मकड़ी में कितनी टांगे हैं? वाह, हो गया, नियाल कर दिया। देखो इधर प्यारे मित्रों, और क्या करना चाहिए? हाँ, दोष या कमियां एक ही चीज है बेटा। भले तो आप शिक्षण विधि की दोष कह दो या कमियां कह दो, एक ही चीज होगी। हाँ बताओ बेटा, और क्या करना चाहिए? बीच बीच में, सुनो इधर, बीच बीच में शिक्षक को क्या करना चाहिए? हास्य तुक देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हास्य तुक। हास्य तुक का मतलब सब ठा पड़ रहा है? ठा पड़ा क्या? तुक देना। यूं नहीं, एक राजा था और एक रानी थी, एक बार ये होता, कहानियां नहीं सुनानी है, तुक देना है। टुकड़ा चल ये ले, छिनाक छिनाक। क्या देना है? छिनाक सा। क्या देना है? टुक। टुक मतलब समझ गए? यूं बस। यूं नहीं कहानियां सुनने लग जाओ, एक बार की बात है, विद्यार्थी के हाँ सा सुनाओ। और एक चीज हमेशा नोट मैंने की है कि हास्य तुक और चुटकुले में रात दिन का फर्क है। कैसे? मैंने अभी कहा ना, छिनाक सा बताओ, तो एकदम आपके चेहरे पे क्या आई? स्माइल। तो ये है बेटा हास्य तुक, न कि कहानी और कविता। ठा पड़ा ना? वही जो मैंने बोला। नेक्स्ट, छात्रों को क्या करना चाहिए? शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न करने चाहिए। करने चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रश्न करेगा तो क्या होगा? छात्र विषय वस्तु से जुड़ेंगे। अरे बताओ ऐसा होता है ना? हाँ। नहीं होता है ना? हाँ। और नहीं तो एक बार की बात है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। होगा कि नहीं होगा? तो बीच बीच में क्या करना चाहिए? प्रश्न, ताकि छात्र भी एकदम अटेक, हाँ कभी भी मेरे ऊपर प्रश्न आ सकता है। होगा कि नहीं होगा? तो ये है बेटा विशेष, इसको क्या बनाने की? प्रभावी बनाने के उपाय है बेटा। बना सकते हैं प्रभावी? तो लिखो, लिखो बेटा। नेक्स्ट लिखो प्रभावी बनाने के उपाय। लिखो नंबर 1, लिखो शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान, शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान श्याम बीच बीच में श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए। बीच बीच में किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा? श्याम पट का। नंबर 2,
लिख दो, आवश्यकता अनुसार व उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार व उचित, आवश्यकता अनुसार व उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। और लिखो, बीच बीच में हास्य तुक देना चाहिए। और लिखो बेटा, बीच बीच में छात्रों से प्रश्न करने चाहिए। और लिखो बेटा, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा सरल और कैसी होनी चाहिए बेटा? स्पष्ट होनी चाहिए। लिख दिया। और लिखो बेटा, गति छात्रों के अनुसार हो। गति छात्रों के अनुसार, यूं नहीं फटाफट मास्टर भागता रहे और छात्र पीछे बोलते रहे हैं। गति छात्रों के अनुसार होनी चाहिए। और लिखो बेटा, अंत में जब पूरा हो जाए तब अंत में व्याख्यान का, अंत में व्याख्यान का सारांश बताना चाहिए। अंत में व्याख्यान का क्या बताना चाहिए बेटा? सारांश। तो ये बेटा कुछ प्रयास आपको करने चाहिए। करोगे? देखो, मैंने आज तक जो सबसे बढ़िया इस विधि में महसूस किया है वो क्या है? व्याख्यान का अंत में सार बताना। इससे छात्रों पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छात्र जब पढ़ाते समय कुछ विषय वस्तु से हट जाए तो भी प्यारे मित्रों वापस उस विषय वस्तु से जुड़ जाते हैं। तो ये हुई प्यारे मित्रों आपके कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। विधि क्या होती है मैंने लिखा दिया, विधि की परिभाषा लिखा दी, विधि के 3 चरण बता दिए, विधि के गुण हो गए, दोष या कमियां हो गई, और साथ में प्रभावी बनाने के उपाय हो गए। एकदम स्टेप बाय स्टेप याद भी होगा आप लोगों को। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने कहा कौन सी विधि पढ़ रहे हैं आज अपन? व्याख्यान विधि। फटाफट जोटा, कौन सी विधि पढ़ रहे बेटा? व्याख्यान विधि। कैसी विधि है? प्राचीन, जिसमें शिक्षक पूरी तरह से क्या रहता है? सक्रिय, और शिक्षक एक अच्छे वक्ता या भाषणकर्ता के रूप में काम करता है और छात्र मुख्य श्रोता की भांति व्यवहार करते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, इस विधि में शिक्षक ज्ञान रूपी ओलों की बौछार करता है और छात्र ओलों के थपेड़ों को सहन करते हैं। थॉमस रिस ने कहा कि व्याख्यान तो विभिन्न तथ्य और सिद्धांतों का आपस में संबंधों का प्रतिपादन है, जिसमें शिक्षक सुनने वाले को समझाता है। और जेम्स एम्बी ने कहा था कि व्याख्यान विधि में औपचारिक या पूर्व नियोजित प्रकरण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर हमने कहा इसमें 2 बातों का ध्यान रखना, विषय वस्तु का चयन और प्रस्तुतिकरण के ढंग का। फिर हमने कहा 3 चौपान मुख्य रूप से मैंने बताए। सबसे पहले व्याख्यान को तैयार करो, फिर प्रस्तुत करो, ग्रहण करें और मूल्यांकन करो। प्यारे मित्रों, चरण को अलग अलग शिक्षक अपने हिसाब से अलग अलग भी बता सकते हैं विषय के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं, इसके कोई चरण फिक्स नहीं है। मैंने मेरे साइंस के अनुसार सबसे पहले हम व्याख्यान को तैयार करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके छात्र ग्रहण करेंगे और हम उसका अंत में क्या करेंगे? मूल्यांकन। नेक्स्ट, विशेषताएं हो गई, कमियां हो गई,
और प्रभावी बनाने के उपाय हो गई। बढ़े आगे, अगली विधि लिखो बेटा। कौन सी विधि है? चलो फटाफट शॉर्ट और स्वीट लिखो। पाठ्य पुस्तक विधि, यही है। चलो कोई नहीं, एक लाइन की पहले इसको कर ही देते हैं क्योंकि ज्यादा साइंस में है नहीं काम की। पाठ्य पुस्तक विधि साइंस में बहुत कम काम आती है बेटा, सिर्फ एक ही जगह काम आती है, किताबें देख ले भाई इसके हिसाब से। चलो इधर, इधर उधर नहीं, इधर व्याख्यान की बात करता हूं। लिखो प्यारे मित्रों, व्याख्यान के बाद पाठ्य पुस्तक विधि। देखो इधर हम किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? पाठ्य पुस्तक विधि की। पाठ्य पुस्तक विधि का जो प्रयोग करता है मित्रों, सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ ना। स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सोचूं क्लास की बात क्लास में याद हो जाए, घर जाके वापस दोबारा समय नहीं देना पड़ेगा, ये ठीक रहेगा, नहीं तो डबल पढ़ना पड़ेगा फिर वापस। चलो बढ़ाओ आगे। हाँ ठीक है, मैंने मांगी नहीं सलाह आपसे, एक जना कह दिया, मैंने बोल दिया तो क्या हो गया? मेरी एक आदत है, मैं उन्हीं चीज को अक्सर बोलता हूं जो वास्तव में काम के लायक हो। जैसे मुझे लगा कि स्पीड कम है तो मैंने बोल दिया, याद रखना। बाकी मैं सविवेक से अपना डिसीजन ले लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत, आपस में बात करने की जरूरत नहीं है। एक कह रहा बढ़ो, एक कह रहा नहीं, एक कह रहा ठीक है, एक चल घर चल देते हैं, छोड़ो। चलो इधर हम किसकी बात करते हैं? पाठ्य पुस्तक। बेटा इस विधि का जनक किसको माना जाता है? सुकरात को। किसको माना जाता है? सुकराती विधि भी कह सकते हो। सुकरात इसका समर्थक या जनक भी माना जाता है। प्यारे मित्रों, पाठ्य पुस्तक विधि का विज्ञान में ज्यादा कोई उपयोग नहीं है, पर एक जगह उपयोग है। आपको याद हो तो मैंने कल कहा था, वैज्ञानिकों की जीवनी कभी कभी पढ़ाई जाती है तो किताब के माध्यम से शिक्षक सीधा पढ़ा देता है। जैसे मान लो, याद करो, छोटी क्लासों के अंदर जो लास्ट चैप्टर होते हैं, उन अंतिम चैप्टर में विज्ञान के वैज्ञानिकों की जीवनियां, हर एक क्लास के अंदर एक एक वैज्ञानिक की जीवनी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में थी जब आपने पढ़ा था। याद करो वो पल। तो फिर उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि लो बेटा आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में। तो शिक्षक किताब निकालता, छात्र किताब को रखते और शिक्षक कहा कि मैं जो बोलूं अंडरलाइन करते रहना और सुनते रहना। खड़ा हो मोरनिया, पढ़ना शुरू कर। और मार साहब बड़े आराम से। जगदीश चंद्र बसु भारत के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पेड़ पौधे पर प्रयोग किए ये, और बाकी छात्र उसमें ध्यान रखते अंडरलाइन। रुक, बताओ जगदीश चंद्र बसु कहाँ के थे? पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? बताओ उन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए? मतलब शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रख करके विषय से संबंधित प्रकरण को पढ़ाता है, तो इस विधि को प्यारे मित्रों कहा जाता है पाठ्य पुस्तक विधि। कैसे पढ़ाया समझ में आ गया ना? बताया मैंने अभी आपको, प्रैक्टिकली प्रूफ भी आपके। याद करो वो पल जो बीते थे स्कूलों के अंदर। बताओ बेटा, पाठ्य पुस्तक विधि की एक ही विशेषता है कि इसमें जो पाठ्य पुस्तक जो आप चयन करते हो वो स्पष्ट और चित्रात्मक होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को केवल किताब से पढ़ा रहे हो, छोटी कक्षा में पढ़ाते, तो वो कैसी होनी चाहिए? चित्रात्मक, चित्र होने चाहिए उसके अंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे आप बच्चे को साइंस पढ़ाते हो, आपने पढ़ाया देखो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, तो सामने पेड़ की फोटो होनी चाहिए। पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां होती है, तो एक पत्ती मतलब लीफ, इन्हीं के पत्ते की फोटो होनी चाहिए, लीफ की फोटो होनी चाहिए। समझे मेरे आप? पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, फल कई तरह के होते हैं। जैसे देखो बेटा आम, देखा आपने आम, ये देखो आम। छोटी कक्षा की बात कर रहा हूं, साइंस के अंदर पढ़ाते हैं फल फूल, पढ़ाते नहीं पढ़ाते? कमल का फूल, गुलाब का फूल, ये देखो ये फूल। तो बच्चे के सामने क्या होनी चाहिए? फोटो। तो बताओ छोटी छोटी कक्षाओं में साइंस में भी बच्चों को आप किताब के अंदर चित्रों के माध्यम से स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि नहीं? तो वो विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। अब कोई कहता साहब विज्ञान में और पाठ्य पुस्तक कैसे? विज्ञान तो प्रैक्टिकल है। अरे बेटा शुरुआत में बच्चा जन्मते ही प्रैक्टिकल शुरू कर देगा क्या? समय लगेगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले सिद्धांत समझने पड़ेंगे, विषय वस्तु की जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर वो जब लंबी और उच्च कक्षाओं में जाएगा, बड़ी कक्षाओं में जाएगा, तब उसको समझ आएगी। समझ में आया? एक तो समझ जाओ, तुम थोड़े बदमाशियां मत किया करो। लिखो, कुल मिला के समझ में आ गया ना वे कब काम में ली जाती है? था पड़ गया ना आपको? किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो लिखो तो एक लाइन। क्या लिखोगे? लिखो पाठ्य पुस्तक विधि। इसमें ज्यादा लंबा माथापड़ी नहीं करता हूं, सीधी लिखो। लिखो, इस विधि में शिक्षक पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखकर इस विधि में शिक्षक पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखकर किसी प्रकरण या समस्या से संबंधित विषय वस्तु को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करता है। निश्चित समय अवधि में पूर्ण करता है। क्या करता है बेटा? निश्चित समय अवधि में क्या करता है? पूरी करता है। नेक्स्ट लिखो बेटा, विषय वस्तु स्पष्ट व चित्रात्मक होनी चाहिए। विषय वस्तु चित्रित व स्पष्ट होनी चाहिए। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए बेटा? चित्रात्मक व स्पष्ट होनी चाहिए। फिर लिखो, इस विधि द्वारा बच्चों में स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि द्वारा बच्चों में स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है। क्योंकि इसमें शिक्षक मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि इसमें शिक्षक मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। इसमें छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। इसमें छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। फिर लिखो बेटा, ये तो मैंने विशेषता साथ ही लिखा दी, दोष लिख दो अलग से, कमियां या दोष। विशेषता मैंने शब्दों में ही लिखा दी। भाई इसमें स्वाध्याय प्रवृत्ति बढ़ेगी, बच्चा खुद पढ़ेगा, और खुद पढ़ेगा तो स्मरण शक्ति का विकास भी होगा। लिखो अब दोष। क्या दोष होगा बेटा? कोई दोष होगा क्या इसमें? बच्चा किताब से पढ़ेगा तो नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, किताब का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, बच्चे में रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लिखो, सबसे पहले लिखो अमनोवैज्ञानिक विधि। बच्चा कुछ नहीं करता, सिर्फ सुनता है। अमनोवैज्ञानिक विधि। लिखो, बच्चों में रटने की प्रवृत्ति का विकास।
रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा। और लिखो बेटा, बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हाँ, मैं घर जाके पासबुक से कर लूंगा। नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सर ये मनोवैज्ञानिक है? नहीं बेटा, ये अमनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक वो होती है जिसमें बच्चा स्वयं कोई ना कोई क्रिया करके सीखता है। इसमें बच्चा कोई क्रिया नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लिखो बेटा, एक सर इसके जनक कॉमेनियस, बेटा जनक के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अमनोवैज्ञानिक विधियों में जनक नहीं आते। जनक जितने भी पूछे जाते हैं, पुराने पेपर पूरे उठा के देख लेना, मनोवैज्ञानिक विधियों के जनक पूछे जाते हैं। तो जनक आपको अगर कोई भी अच्छे से याद करना है या सिर्फ एक बार देख के निकलना है, तो बेटा कौन से पढ़ने हैं? मनोवैज्ञानिक। जनक जब जब भी आएगा मनोवैज्ञानिक विधि का आएगा, क्योंकि वो आधुनिक है, स्पष्ट है और उनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इस कारण लिखो, इसलिए ज्यादा जनक के चक्कर में नहीं पढ़ना। यहां लिखो बेटा, बढ़ो आगे। हुक्म, क्रियाशील नहीं रहेगा, क्रिया नहीं करेगा, वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देगा। क्रिया कहां, शारीरिक क्रिया कहां हुई? बताओ, कोई बता दो, एक क्रिया बता दो। उसने ज्ञान पक्ष के अलावा कौन से पक्ष का उपयोग किया? भाव का उपयोग किया, भाव जागे क्या उसके? शिक्षक ने भावों का प्रयोग किया, छात्र ने किया, सिर्फ पढ़ा, रटा, याद किया और बोल दिया। कहां है बताओ मुझे? बल किस पर हुआ? स्वाध्याय में रटा है, याद किया, तो कौन सा पक्ष बना? ज्ञानात्मक पक्ष। और याद करो, हमने कल पढ़ा था, शिक्षक केंद्रित पक्ष में किस पर बल दिया जाता है? ज्ञानात्मक। इस आधार पर मैंने बताया। बेटा मैं हर बात पे कॉन्सेप्ट का उपयोग करके बोलूंगा, नहीं तो भले ही 2 शब्द कम लिखा दूंगा, पर बिना कॉन्सेप्ट के नहीं लिखाऊंगा। नेक्स्ट आगे। हाँ, हर चीज का उत्तर होगा और हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्योंकि विद्या ही तो है, मन का विज्ञान ही तो है। लिखो मन से आगे। हाँ, क्या क्या लिखा बेटा इसमें? अच्छा, एक कमी और बहुत बढ़िया कमी मेरे दिमाग में चल रही है, तो सुनो बेटा, कहीं चली नहीं जाए। क्योंकि याद करो, मैं भी तो सोच समझ के ही बोल रहा हूं। तो जब भी अब मेरे से प्रश्न करो, मुझे तकलीफ नहीं, प्रश्न करते उत्तर देते तुरंत वापस टॉपिक पे आओ, क्योंकि शिक्षक भी तो सोच समझ के बोल रहा है, तो मेरा भी तो दिमाग लगातार चलना चाहिए। तो बेटा, अगर कोई बच्चा किताब से पढ़ रहा है, अगर कोई बच्चा किताब से पढ़ रहा है, तो बेटा उसका शारीरिक नहीं, किताब से पढ़ रहा है तो उसका जो मानसिक विकास होगा वो सिर्फ सीमित होगा, उस किताब के आसपास ही घूमेगा। वो मन से नया क्रिएटिविटी, नया कुछ नहीं करेगा। ज्यादा किताब में जितना लिखा पूरा याद कर लेगा, उसको बार बार लिख सकता है, उसको बार बार बता सकता है। क्या नई क्रिएटिविटी करेगा? क्या कोई नई क्रिया करेगा? क्या? इसलिए बच्चों के अंदर, इसमें प्यारे मित्रों, केवल सीमित बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। मतलब उस किताब के आसपास ही भटकता रहता है। होगा कि नहीं होगा? इसलिए कहते हैं कि केवल किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए। तो लिखो बेटा, बच्चों में सीमित बौद्धिक विकास होता है। बच्चों में सीमित बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। सीमित बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। समझ गए बेटा? उस किताब के आसपास ही उसका दिमाग दौड़ेगा, तो सीमित हो गया, उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो ये इस विधि के क्या हो गए? दोष। और बेटा ज्यादा इस विधि का विज्ञान में उपयोग है नहीं, जितना है मैंने उदाहरण के साथ आपको छोटी कक्षाओं में बच्चों को चित्रों से और बड़ी कक्षाओं में बच्चों को कोई वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ा जाती है। नेक्स्ट अगली लिखो, कहानी कथन विधि। कौन सी विधि बेटा? कहानी कथन विधि। कहानी कथन बेटा ये भी बहुत कम है, साइंस में इसका उपयोग बहुत कम होता है, पर कई जगह इसका उपयोग होता है। जैसे आधुनिक तकनीकी कहानियां बच्चों को बता सकते हैं। आने वाले समय में आपको मैं बताता हूं, एक ऐसा यान बनाएंगे
PSLV, GSLV, जिसमें मनुष्य बैठेगा, चांद पे जाएगा, 4 दिन घूमेगा, वापस आएगा। हाँ, एक ऐसा यान बन, आने वाले समय में हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे, ऐसा यंत्र बनाएंगे, तुम जोधपुर के किसी भी कोने में बैठे हो और एक क्लिक करोगे और किसी भी होटल का खाना तुम्हारे सामने आ जाएगा। है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हुई एक बच्चों की जिज्ञासु कहानियां, या हाँ, ऐसे फालतू बात नहीं करना। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, बच्चों को 3 तरह की कहानियां बता सकती हो और कहानी के माध्यम से पढ़ाते हो, तो बेटा ये कहलाती है कहानी कथन विधि। देखो मित्रों, कहानी कथन विधि जो होती है, इस विधि के अंदर 3 प्रकार की कहानियां बच्चों को बताई जा सकती हैं। एक कहानी होती है बेटा, वो होती है पौराणिक। कौन सी कहानियां? पौराणिक कहानियां। अरे तुम क्या विज्ञान विज्ञान करते हो? विज्ञान को भारत में बहुत वर्षों से रावण के पास इतना विज्ञान था कि वो अदर्शी हो जाता। रावण के पास, राम जी के पास, या आप कोई भी कहते हो, उदाहरण देते हो कि हमारे पुराने समय में तो विज्ञान बहुत थी। तो बच्चों को पुरानी महाभारत, पुरानी मित्रों रामायण, उससे जोड़ करके बच्चों को अगर विज्ञान से संबंधित कहानी बताओ तो वो पुराण से संबंधित हुई, तो उसको हमने कह दिया पौराणिक कहानी। अगर बच्चों को मित्रों आप लोग कौन सी कहानी बताते हो? पौराणिक कहानियां। और कैसी कहानी होगी? ऐतिहासिक कहानियां। कैसी कहानी होगी बेटा? ऐतिहासिक। अब तो विज्ञान में ऐतिहासिक कहानियां कैसी होगी? विज्ञान में कोई इतिहास होगा क्या? होगा, अरे होगा। एक समय की बात है, 1984 की बात है, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कारखाना था जिसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता था। वहां एक गैस रात को रिसाव हो गई जिसका नाम था विद्यार्थी है। गैस रिसाव हुई। हाँ, फिर क्या हुआ? रात को भोपाल के लोग सो रहे थे, वो गैस प्लांट लीकेज हुआ जिस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, और कई सारे व्यक्ति सोते सोते ही रह गए। तो एक पुरानी घटना बच्चे को अगर आप कहानी के माध्यम से लूण मिर्च हल्दी दाना मिला करके बताते हो तो बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी, बच्चों में रुचि बढ़ेगी। और बताओ, साइंस ही तो पढ़ा रहे हो, तो ये कहानी कैसी होगी? ऐतिहासिक होगी कि नहीं होगी? और तीसरी बेटा कौन सी कहानी होगी? काल्पनिक कहानियां। कौन सी कहानियां होगी बेटा? काल्पनिक। बच्चों को कल्पना की कहानियां। आने वाले समय में विज्ञान इतना विकास करेगी कि ये जो मोबाइल आप हाथ में देख रहे हो, ये मोबाइल मात्र एक हर्ची सी छोटी सी कागज की तरह पट्टी होगी, हाथ पे यूं रखा, ये मोबाइल यूं किया, ये मोबाइल बंद। एक लचीला फ्लेक्सिबल मोबाइल आएगा जिसका यूं मोड़ के जेब में डाल दोगे। आप बैठे बैठे फोन चलो, कोई आया? हाँ बोलो, क्या हुआ मेरे भाया? तो बच्चों के अंदर क्या बढ़ेगी? कल्पनाओं का विकास होगा। हम आने वाले समय में दिन में 2 बार चंद्रमा पर जाकर आ जाएंगे। है? हाँ, स्कूल से बंक मारना, सीधा चंद्रमा पर घूम के वापस सीधा घर। तो कहने का मतलब मेरा है, चुप, सोच को सोचा रहो, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे बेटा। सोच को सुधारो, सितारे बदल जाएंगे। ऐसे फालतू सोच मत रखो बेटा, सोच हमेशा बड़ी रखो। ये दुनिया यहीं रह जाएगी, आधी जिंदगी चली गई ना आधी चली जाएगी। थोड़ा पॉजिटिव सोचो, मौज मस्ती करो, खाओ पियो और अच्छे से पढ़ो, नहीं तो एक दिन आएगा और तुम सब चले जाओगे जब कोर्स हो जाएगा। हाँ, सोच बड़ी रखो भाई। हाँ, हर बार वही चीज थोड़ी होती है। तो बेटा कहानी का मतलब समझ में आ गया ना? बच्चों को किससे पढ़ाना? कहानियों से। और साइंस में कहानियां कितनी तरह से हो सकती है? 3। कौन कौन सी? पौराणिक। पौराणिक मतलब ऐतिहासिक और काल्पनिक। छापड़ी तीनों क्या होती है? समझ में आ गया? तो ये है कहानी विधि। कितनी सिंपल विधि। ये बातों ही बातों में मैंने 2 कहानियां पढ़ा दिया आपको। लिखो कहानी विधि है मित्रों।
लिखो, चुपचाप पढ़ो। क्या बोल रहा था, मुझे भुलाओ मत बेटा, थोड़ा बहुत दिमाग चलता है मेरा। चले, लिखो, इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लिखो, कहानी कथन में कहानियां तीन प्रकार की होती हैं। कहानियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ये लिख दो, 1, 2 और 3। नाम लिखना है। आज तो जल्दी उठ के आए हो। रुकइयों का तो सोने का टाइम चल रहा होगा अभी भी है। चलो कोई नहीं, मैंने प्रयास किया कि आपकी नींद खुले। नेक्स्ट लिखो बेटा, पौराणिक कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां और काल्पनिक कहानियां। कितनी कहानियां हो गई? बस लिखो, इसके गुण लिखो बेटा फटाफट। गुण और दोष। पहले लिखो गुण। गुण लिखो। बोलू क्या होगा? आप बताओ, मेरे को क्या पता क्या गुण होगा। कैसी विधि है? शिक्षण कैसा होगा इसमें बता दो। सरल और प्रभावी और रुचिकर। लिखो, शिक्षण सरल व प्रभावी। शिक्षण सरल व प्रभावी। बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास। एक परी थी है? बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास। लिखा बेटा, जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ेगी और क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने प्यारे मित्रों कोई साइंटिस्ट की बच्चों को कहानी पढ़ाई तो बच्चे में उसे नैतिक और आदर्श मूल्यों का विकास होगा। लिखो, बच्चों में नैतिक व आदर्श मूल्यों का विकास। बच्चों में नैतिक व आदर्श मूल्यों का विकास। नैतिक और कैसे मूल्य बढ़ेंगे बेटा? आदर्श। ठीक है, अब लिखो दोष। दोष बताओ बेटा, मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक? अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें शिक्षक ही सक्रिय है, कहानी करने वाला ही सक्रिय है। लिखो, अमनोवैज्ञानिक विधि। एक बेटा उसमें गुण में लिखना तो अच्छा पॉइंट है, कल्पना शक्ति का विकास। बच्चे कल्पना करेगा, कई बार शक्तिमान भी बन जाएगा खुद। हाँ, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है,
गुण में लिखना बेटा, कल्पना शक्ति का विकास। क्योंकि कहानियों से कल्पना, काल्पनिक कहानी से बच्चे कल्पना भी करना सीख जाते। बिल्कुल बेटा, कल्पना शक्ति का विकास होगा और बहुत अच्छा गुण है इस विधि का। नेक्स्ट, अब लिखो दोष। क्या लिखा बेटा दोष के अंदर? अमनोवैज्ञानिक। और क्या होगा बेटा? उच्च कक्षाओं में कम उपयोगी, अनुपयोगी बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको कहानी सुनाऊं तो लिखो उच्च कक्षाओं में अनुपयोगी। तो कहोगे मार साहब घनी कहानियां, वो देखो वो गेट 2 है, कहां से जाओगे? लिखा 3 है क्या? अच्छा चलो ठीक है, त्यार। हे भगवान। लिखो वह समय व श्रम की अधिकता। अगर कहानी सुनाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। समय व श्रम की अधिकता, समय व श्रम की अधिकता। तो लिखो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा। कहानियां सुनते रहो और सुनाते रहो। पाठ्यक्रम में देरी लिख दो, शॉर्ट लिखना चाहो तो। पाठ्यक्रम में देरी, केवल कहानियों से काम होने वाला नहीं है। और लिखो बेटा प्रत्येक विषय वस्तु, लिखो प्रत्येक विषय वस्तु कहानी के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। प्रत्येक विषय वस्तु कहानी के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। तो ये हो जाएंगे प्यारे मित्रों आपके दोष। किसके? कहानी के साथ किसके बेटा? कथन विधि के। अब लिखो व्याख्यान प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं बेटा? व्याख्यान। व्याख्यान प्रदर्शन विधि। लिखो व्याख्यान प्रदर्शन विधि। और इसमें लिखना बेटा इंपॉर्टेंट, ये साइंस की एक मुख्य विधि है जो बहुत ज्यादा विज्ञान में उपयोग होती है। इंपॉर्टेंट कर देना, यानी कि यहां से प्रश्न पूछ सकता है। लिखो व्याख्यान प्रदर्शन विधि। बेटा एक ऐसी विधि है जिसमें प्रयोगशाला विधि, आपने नाम सुनी होगी। छात्रों को प्रयोगशाला में ले जाने से पहले शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष प्रयोग करके छात्रों को समझाना प्रयोग प्रदर्शन या व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहलाती। मतलब प्रयोग का प्रदर्शन करेगा छात्रों के समक्ष कौन बेटा? शिक्षक। याद करो, अगर बच्चों के समक्ष छोटी कक्षा जैसे 6ठी 7वीं 8वीं या 5वीं 6ठी में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और बच्चे को ये बताते हो कि देखो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जलाने में सहायक है। कैसे? कल हम प्रयोग द्वारा मैं आपको करके बताऊंगा क्लास के अंदर, तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। और ये मार साहब कल प्रयोग करने वाले, पक्का देखते हैं क्या क्या करते हैं। फिर मैं जैसे बिगड़ लाऊं, ठीक है, इधर ऑक्सीजन MnO2 लाऊं, क्रिया कराऊं, इधर मैं माचिस की तुली लूं और इसमें आग लगाऊं, फिर मोमबत्ती जलाऊं, फिर उसके ऊपर कांच का बर्तन रख दें, फिर उसमें ऑक्सीजन छोड़ें, तो मोमबत्ती पहले की तुलना में क्या जलेगी? तेज। देखो बच्चों तेज जल रही। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? कोई पीछे वाला बच्चा है, रुक जा 2 मिनट। तो बच्चे इसमें सक्रिय होते हैं और शिक्षक भी सक्रिय होते हैं। इस विधि में देखो, सुनो और समझो करो। देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पे काम करती है। कौन सी विधि बेटा? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि नहीं, व्याख्यान प्रदर्शन या प्रयोग प्रदर्शन विधि। इस विधि में अगर मैं चरणों की बात करूं, स्टेप की बात करूं, तो सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले शिक्षक को क्या बनानी पड़ेगी? योजना का क्या होगा बेटा? निर्माण। योजना बनानी पड़ेगी, प्रयोग कैसे करना खुद को भी सीखना पड़ेगा। इन्हीं छात्रों के समझ गया ऑक्सीजन हुई नहीं। आज मैं आपको कॉकरोच काट के बताऊंगा। कॉकरोच कटा ही नहीं, इधर से उधर कॉकरोच चुकुमन निकल गया उसका। अब बेचा नर्व कहां से बताओगे बच्चे को? तो शिक्षक को बताने से पहले क्या करना पड़ेगा मित्रों? योजना बनानी पड़ेगी, उपकरण इकट्ठे करने पड़ेंगे, प्रयोग की रिहर्सल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिहर्सल करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? योजना। सीधा शिक्षक प्रयोग नहीं कर सकता। तो फिर देख लो क्या होता आपको। फिर क्या होगा? मैं आपसे बढ़िया बढ़िया घर पे जाके रात को 3 दिन को सुबह शाम 4-5 दिन लगातार रिहर्सल करके फिर आता हूं। हाँ, आज हम कॉकरोच काटते हैं, पेड़ की पत्ती बताते आपको, काट के अंदर की संरचना। तो बेटा उसकी क्या बनानी पड़ेगी? योजना। फिर उसका क्या होगा आपके सामने? प्रस्तावना। क्या होगी बेटा? बताओ पादप में हरे रंग किस में पाया जाता है? तो बच्चे को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। फिर उसका क्या करोगे? प्रयोग का। प्रयोग का क्या करोगे बेटा? प्रस्तुतिकरण। सामग्री लाओगे, प्रस्तुत करोगे, और फिर उसका क्या करोगे बच्चों के सामने? प्रयोग, प्रयोगीकरण। और फिर लास्ट में क्या करोगे बेटा प्रयोग करने के बाद? श्यामपट्ट कार्य। बच्चों को बोर्ड पे प्रयोग लिखाओगे नहीं लिखाओगे? श्यामपट्ट कार्य। फिर अगले दिन हम चलेंगे लैब में और आप काम करोगे और मार्ट साहब आपको देखेंगे। तो प्रयोग कराने से पहले बच्चों को शिक्षक द्वारा प्रयोग करके सिखाना, प्रयोग करके दिखाना कहलाता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, या इसी को नाम दिया गया है प्रयोग प्रदर्शन विधि। आई रे समझ में? आई? तो लिखो मेरे भाई, एक लाइन लिखो। लिखो व्याख्यान प्रदर्शन, हेडिंग लगाओ पहले तो। लगा दी? लिखो इसे प्रयोग प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, ये नाम जरूर लिखना। इसे प्रयोग प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। फिर लिखो बेटा, लिखो इस विधि में शिक्षक द्वारा, इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष, शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए उस प्रयोग की व्याख्या भी की जाती है। प्रयोग करते हुए उस प्रयोग की व्याख्या भी की जाती है। अर्थात इस विधि में, अर्थात इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष, अर्थात इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रयोग करके दिखाता है, प्रयोग करके दिखाता है, तथा छात्र शिक्षक को, तथा छात्र शिक्षक को प्रयोग करते हुए देखकर समझते हैं, प्रयोग करते हुए देखकर समझते हैं। लिख दिया होगा? फिर लिखो बेटा नई लाइन में,
इस विधि में शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। इस विधि में शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यह प्रयोगशाला विधि ही है? नहीं बेटा, प्रयोगशाला विधि में प्रयोग छात्र स्वयं करते हैं और इसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रयोग करता है, यह अंतर होगा। यानी कि छात्र तो निष्क्रिय है, छात्र क्रियाशील नहीं, केवल सक्रिय होते हैं। लिखो चरण, लिखो इस विधि के सोपान। चरण, लिखो बेटा। सबसे पहले लिखो योजना का निर्माण। चरण लिखो पहला, योजना का निर्माण। योजना का निर्माण मतलब समझ गए, प्रयोग का रिहर्सल करना, योजना बनाना। दूसरा लिखो प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना में हल्का सा ब्रैकेट लिख दो, पूर्व ज्ञान का पता लगाना। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का पता लगाना। फिर लिखो बेटा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिख दो विषय वस्तु को रखना, प्रस्तुत करना। विषय वस्तु को रखना। और तीसरा लिखो बेटा प्रयोगीकरण। अगला लिखो प्रयोगीकरण। प्रयोगीकरण लिख दो शिक्षक, यही मेन है इस विधि का पॉइंट, शिक्षक छात्रों के समक्ष क्या करेगा बेटा? प्रयोग करता है। तो प्रयोग कौन कर रहा है? तो फिर कैसी विधि हुई? अमानविक। कारण ये वाला स्टेप काम आएगा मेन, कि भाई प्रयोग कौन कर रहा है? शिक्षक। और अगला लिखो बेटा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य। बेटा देखो, मैंने प्रस्तुतिकरण और प्रयोगीकरण को अलग अलग स्टेप माना। क्यों? तो देखो कारण, पहले छात्रों के समक्ष विषय रखना पड़ेगा कि देखो आज हम उस विषय के बारे में प्रयोग करेंगे, उस विषय में ये होता है, फिर बच्चे के समक्ष क्या करेगा? प्रयोग। तो कई बार इसको साथ भी लिख सकते हैं। चलो, तो ये थी आज की क्लास, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।